आरबीएससी, सीबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड की तैयारी करने वाले और अभी वर्तमान में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करने वाले कक्षा 12 के विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। यह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा पाठ सौंदिया, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ पाठ है। इस पाठ में से आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए यानी तीनों प्रकार के सभी बोर्ड्स के लिए कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं, उनके संबंध में हम देखेंगे और उनके उत्तर सहित आपको बताए जाएंगे। जैसे अपन ने 3 पाठ पहले पढ़े हैं, उसी प्रकार ये चौथा पाठ है। इसमें भी आप प्रश्न है, लगभग 15 प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। छोटे छोटे प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप उतार लें अपनी कॉपी में और कॉपी में उतार करके उनको याद कर लें, ताकि बोर्ड में आपके बहुत अधिक काम आएंगे। इसके साथ ही जो विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक की और व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो विद्यार्थी भी इसे देख सकते हैं जो तैयारी करने वाले हैं। कक्षा 12 के तो बोर्ड परीक्षा में इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। तो आप अपनी पेन और कॉपी ले लीजिए और तैयार हो जाइए। आपको मैं आगे आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उनके नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, यानी अपने जो मोबाइल नंबर है, जिन नंबरों पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, बॉयज गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं। तो 12th कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए अपने ग्रुप से ऐड हो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपन चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न कौन कौन से हैं देखिए। पहला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु की किस कहानी संग्रह पर फिल्म बन चुकी है। वैसे विद्यार्थियों को बताया भी है और उत्तर उतार लो इसका। तीसरी कसम। फिल्म कहानी संग्रह का नाम क्या है? तीसरी कसम। सौंदिया का नाम क्या था? सौंदिया का मतलब होता है संदेशवाहक, संदेश वाहक, संदेश पहुंचाने वाला। लेकिन जो सौंदिया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हरगोविंद। हरगोविंद। क्या नाम था? हरगोविंद कह दो, हरगोविंद कह दो। फणीश्वरनाथ रेणु किस कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? किस कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? और वह है आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। आंचलिक कथाकार के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि गांव की मोदियाइन हवेली के आंगन में बैठकर क्यों बड़बड़ा रही थी? वह दुकान के पैसे मांगती थी। अपनी भाषा में लिखना है इसको, अपनी भाषा में लिखना है। गुल मोहम्मद आगा क्या काम करता था? इसी पार्ट में है। गुल मोहम्मद आगा क्या काम करता था? कपड़े की दुकान लगाता था। कपड़े की दुकान लगाता था। क्या काम करता था? कपड़े की दुकान लगाता था। अगला प्रश्न है कि बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को हवेली क्यों बुलाया? हवेली क्यों बुलाया? अपना गोपनीय संदेश अपने पीहर भेजने के लिए। अपना गोपनीय संदेश अपने पीहर भेजने के लिए। किस लिए बुलाया था? अपने पीहर, अपना कोई गोपनीय संदेश था, उस गोपनीय संदेश को अपने पीहर भेजने के लिए उन्होंने बुलाया था। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को राह खर्च देने के लिए कितने रुपए का नोट निकाला? हालांकि उसने लिया नहीं था, लेकिन कितने रुपए का नोट था वो? 5 रुपए का नोट। 5 रुपए का नोट था। कितने रुपए का था? 5 रुपए का नोट था। बड़ी बहुरिया का ससुराल कहां था? बड़ी बहुरिया का ससुराल कहां था? जलालगढ़। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जलालगढ़। ऐसे एबीसीडी का सवाल इसमें से पूछा जा सकता है कि बड़ी बहुरिया का ससुराल था जलालगढ़, नाहरगढ़, कटियार, और भी बहुत सारे नाम दे दिए जाए तो उनमें से जलालगढ़ उसका ससुराल था। अगला है कि बड़ी बहुरिया का पीहर कहाँ था? पीहर था बीहपुर। कहाँ था? बीहपुर। अभी मैंने आपसे बताया था कि मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया, तो व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण 9610208295 पर है। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है, तो आप अपना नाम अवश्य लिखें, जिले का नाम लिखें, अपने विद्यालय का नाम भी लिखें। नाम लिखेंगे तो आपको उचित ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न, सऊदिया ने बड़ी बहुरिया की मां को यथार्थ संदेश क्यों नहीं सुनाया? क्यों नहीं सुनाया? इसका कारण यह था कि सऊदिया ने सोचा, यानी एक ही वाक्य में उत्तर देना है कि सऊदिया ने सोचा, सऊदिया ने सोचा कि गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर चली जाएगी, गांव छोड़कर चली जाएगी और जलालगढ़ गांव की बदनामी होगी, जिससे जलालगढ़ गांव की बदनामी होगी। अगला प्रश्न है कि बड़ी बहुरिया की मां ने अपनी बेटी के लिए सऊदिया के साथ क्या भेजा था? क्या भेजा था सऊदिया के साथ? उनके साथ भेजा था बासमती धान का चूड़ा। बासमती धान, धान का मतलब चावल, धान का अर्थ क्या है? चावल। धान का चूड़ा जो खाने के काम में आता है। हरगोविंद कटियार से जलालगढ़ कैसे पहुंचा? कटियार से वापस जलालगढ़ आते समय कैसे पहुंचा? पैदल। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया था? 20 किलोमीटर गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब और कहां हुआ? फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब और कहां हुआ? जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिले में। कहां हुआ था? बिहार के पूर्णिया जिले में ओराई हिंगना गांव, ओराही हिंगना गांव में। और देहांत हो गया था इनका 1977 में। देहांत कब हुआ था? 1977 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाएं कौन कौन सी है वो बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि आपका कवि परिचय भी, अर्थात कवि परिचय ले लो चाहे लेखक परिचय ले लो, याद हो जाएगा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी रचनाएं है, एक तो ठुमरी। कौन सी है? ठुमरी है। इसके अलावा है अग्निखोर। इसके अलावा है आपके आदिम रात्रि की महक। आदिम रात्रि की महक। आदिम रात्रि की महक के अलावा है आपके तीसरी कसम। तीसरी कसम, इसका एक नाम और भी है, मारे गए गुलफाम। इसका एक नाम और भी है, मारे गए गुलफाम।
ये भी इसी का है। इसके अलावा है मेला आंचल, मेला आंचल, जो कि 1954 में लिखा हुआ है, ये उपन्यास है। इसके अलावा एक उपन्यास है परती परिकथा, परती परिकथा। ये इनकी रचनाएं हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब इनमें से प्रश्न आपके आ सकता है कि निम्नलिखित में से फणीश्वरनाथ रेणु की रचना नहीं है। इनमें से जैसे 3 रचनाएं दे दी, एक रचना किसी और अन्य कवि की दे दी, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। और अगले पार्ट तक आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।